हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कैरियर फाउंडेशन कोर्स 92 पर उपस्थित हूं। हमने आपके लिए पहले ही टीजीटी मैथ्स यूपी टीजीटी मैथ्स के संपूर्ण जानकारी जो है अपनी एक प्रीवियस वीडियो में प्रदान कर दी है, और मैंने ये कहा था कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जो आपका ये यूट्यूब चैनल है, इस पर अध्यायवार जो प्रश्न हैं उनका संकलन करके जहाँ तक संभव होगा उसके सॉल्यूशन को आप तक पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर क्या करते हैं कि अध्यायवार उन प्रश्नों को सॉल्व करने तथा उनकी कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। चूँकि इससे पहले भी आपने मैथमेटिक्स अवश्य ही पढ़ी होगी, लेकिन शायद यदि आप अपने अध्ययन के दौरान ये अनुभव किए होंगे कि यूपी टीजीटी मैथ्स में आने वाली जो मैथमेटिक्स होती है, यह मैथमेटिक्स जो पूर्व की मैथमेटिक्स उससे कुछ हट के होती है। तो आप अपने अध्ययन के दौरान या मेरे खुद अपने अध्ययन के दौरान आपको लगेगा या मुझे लगेगा कि यह मैथमेटिक्स कैसी होती है। यह मैथमेटिक्स आईआईटी लेवल, डिफेंस लेवल और ये मैथमेटिक्स जो होती है क्लास 12 पर बेस्ड होती है। तो चूँकि हम आपको इतने बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, स्टडी करवाने का प्रयत्न करेंगे, और आप हमारी इस अध्ययन के दौरान, पढ़ाए जाने के दौरान आप अनुभव कर पाएंगे कि शायद आप अच्छे से इसको सीख पा रहे हैं, और मुझे भी प्रसन्नता होगी कि मैं आपको अच्छे से सिखा पा रहा हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का प्रयास करिएगा, तभी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल और सुटेबल होगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो डियर फ्रेंड्स, मैं मैथमेटिक्स की बात करने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स की बात करने का अर्थ ये होता है कि आखिर कैसे हम क्या करेंगे कि अध्यायवार प्रश्नों का एक कलेक्शन आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, और हम ये भी आपको बता रहे हैं कि आप क्या करिए कि पहले आप अपनी योग्यता मीन्स आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको आप पहले क्या कर लिए, कंसीडर कर लीजिए कि आप उसके लिए अप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं। तब जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत से कैंडिडेट्स का हमारे लिए ये कमेंट्स आया कि सर हमने बीएससी ऑनर्स से कर रखी है, लास्ट में बीएससी फिजिक्स से ऑनर्स से कर रखी है, तो क्या हम टीजीटी मैथ्स और साइंस के लिए एलिजिबल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए कि आप सिर्फ मैथ के लिए एलिजिबल हैं, साइंस के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से किया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके लेकर आया हूं कि कैसे कैसे हम क्या होगा कि अपने इस क्लास में, आपकी क्लास आज से स्टार्ट हो रही है प्रिपरेशन टीजीटी मैथ्स 2020 की, तो इसमें हम अध्यायवार प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आएंगे, और आप अपने खुद के अध्ययन के दौरान ये अनुभव किए होंगे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी जो मैथ्स का सिलेबस होता है, दोनों में एक साम्यता पाई जाती है। इसलिए जहाँ तक संभव होगा हम टीजीटी के साथ साथ पीजीटी के प्रश्नों का भी कलेक्शन आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और डियर फ्रेंड्स, जब अध्याय समाप्त हो जाएगा तो उसके अंत में हम प्रश्नों की एक ऐसी सीरीज लेकर आएंगे, वह सीरीज आप पढ़ करके अपने आप को एक उत्तम मार्गदर्शक की तरह प्राप्त कर पाएंगे कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल और यूज़फुल है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपसे कहा कि जो मैथमेटिक्स आप पहले पढ़ते रहे हैं उनसे यह मैथमेटिक्स ज़रा हट के होती है। वैसे मैं बात कर लूँ, कोई भी मैथमेटिक्स क्यों ना हो, उस मैथमेटिक्स का जो फंडामेंटल है, शुरुआती दौर है, उसको शुरू करने का जो टर्म है, उसका जो फाउंडेशन है, सिर्फ और सिर्फ किस पर चलता है, फंक्शन पर चलता है। याद रखिए, किस पर चलता है, फंक्शन पर। और आप ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन होता है,
फंक्शन को हम कई नाम देते हैं, जैसे इस फंक्शन को हम रूल भी कहते हैं, इस फंक्शन को हम मेथड भी कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम फंक्शन को रूल कहते हैं और मेथड कहते हैं तो क्या होता है कि जो गणित का मीन्स मैथ का जो अप्रोच होता है, मैथ का जो अप्रोच होता है वो किस पर डिपेंड होता है डियर फ्रेंड्स? वो रूल और मेथड पर डिपेंड होता है। ध्यान दीजिए, रूल और मेथड पर डिपेंड होता है। तो मैथमेटिक्स के विभिन्न पहलुओं को का जब आप अध्ययन करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के रूल को अप्लाई करेंगे। तो जब विभिन्न प्रकार के रूल्स को आप अप्लाई करेंगे, उस रूल को अप्लाई करने के पश्चात आप एक चरम सीमा पर पहुंचेंगे, तब आपको लगने लगेगा कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए क्या होगा कि रिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? रिलेशन की। ध्यान दीजिए, किसकी जरूरत पड़ेगी? रिलेशन की। रिलेशन की। अब रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें डोमेन की आवश्यकता पड़ती है। याद रखिए कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 प्रकार के डोमेन की जरूरत पड़ती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। दो प्रकार के डोमेन की जरूरत पड़ती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डोमेन है ना, ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स होता है। मीन्स कुल मिलाकर जो डोमेन होता है वो एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। देख पा रहे हैं आप? तो जो डोमेन होगा वो क्या होगा? कलेक्शन होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो कलेक्शन होता है वह किसको सूचित करता है? वो इम्प्लीकेशन करता है एक सेट को। ध्यान दीजिए, किसको सूचित करता है? सेट को। तो अभी आपने ये जान लिया होगा कि रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें कलेक्शन, डोमेन अर्थात सेट की आवश्यकता पड़ती है, और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? देख रहे हैं आप, रिलेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर सेट के बगैर रिलेशन अधूरा है और रिलेशन के बगैर फंक्शन अधूरा है। तो कुल मिलाकर हमने अपने अध्ययन के दौरान ये पाया कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल होते हैं। तो जी हाँ, यूपी टीजीटी मैथ्स में पहले हमें यही पढ़ना है कि सेट थियरी, सेट थियरी। तो आज मैं आपके क्लास की शुरुआत सेट थियरी से करूँगा। इसके विभिन्न पहलुओं पर हम नज़र डालेंगे और मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा आपके लिए दूंगा कि उस स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा कि सेट थियरी के दौरान आपको अध्ययन किस किस एस्पेक्ट पर करने हैं, और उस सेट के एस्पेक्ट को जब आप पढ़ पाएंगे, जो आपने कभी नहीं सीखा, जिसको सेट थियरी आई ही नहीं, या जिन्होंने कुछ सीखा था बट उनको कन्फ्यूजन है, तो डियर फ्रेंड्स, मुझे ये उम्मीद है, आशा है कि मैं आपको बेहतर तरीके से उसको सिखा पाऊँगा और आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो मैं वह स्ट्रक्चर आपके लिए दे रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमें टीजीटी यूपी के टीजीटी मैथ्स में जो पहला चैप्टर पढ़ना है, जिसके विषय में अध्ययन करना है, वो क्या है? सेट थियरी। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कहा कि मैं स्ट्रक्चर से आपको क्या करता हूँ, पहले परिचित करवा देता हूँ कि आखिर आपको इस सेट थियरी में किस किस एस्पेक्ट पर नज़र डालनी है, किनका अध्ययन करना है। तो डियर फ्रेंड्स, ज़रा देखिए, सेट थियरी, समुच्चय सिद्धांत। तो मैं आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं कि जो सेट थियरी है, जो सेट है, ये क्या होता है? अ सेपरेबल मैथमेटिकल डिसिप्लिन होता है अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज कैंटर। कहने का अर्थ ये है कि जो सेट थियरी होती है, जो सेट होता है ना, वो अन्य मैथमेटिक्स से क्या होता है? कुछ हट के होता है। तो इसीलिए जैसे अलजेब्रा हुई, ट्रिग्नोमेट्री हुई, कैलकुलस हुआ, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सबसे थोड़ी हटके होती है। तो इसके विषय में अध्ययन करना है हमें किस किस एस्पेक्ट पर। तो ध्यान दीजिए, पहले हम अपने इसी सेट थियरी के दौरान सीखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय लेंगे कि अपने दैनिक जीवन में हम कैसे क्या करते हैं, उसका अनुप्रयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है, अर्थात हम किसको एक सेट मानेंगे कि क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो कंसेप्ट है, संकल्पना है,
हम उसको कंसेप्ट ऑफ अ सेट में सीखेंगे। हम जब इंट्रोड्यूस करवा लेंगे कि सेट के विषय में, बाद में हम ये उसकी कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि किस को हम सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे। जब हम ये समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, कौन कौन तरीके से। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, वो डेफिनिट होता है, और कैसा होता है, वो क्या हो जाएगा कि सुस्पष्ट भी हो जाएगा। समझ में आया आपको कि जैसे वो क्या हो जाता है कि डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, डेफिनिट भी होना चाहिए। तो उसकी डेफिनेशन में हम सीख पाएंगे कि एक सेट को हम कैसे अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद डियर फ्रेंड्स, एक सेट को कैसे उसका संकेतन किया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जानकारी हम किस में सीखेंगे, नोटेशन ऑफ सेट में सीखेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि एक सेट को कैसे उसका नोटेशन किया जाता है। अंडरस्टूड। अब आप बात करते हैं हम इस पर कि प्रेजेंटेशन, देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। आखिर हम एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर पाएंगे, उसको दिखा कैसे पाएंगे। तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होती है कि मेथड होती है, उस मेथड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जैसे होता है कि टेबुलर, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। इसमें क्या होता है कि जिनकी मदद से कोई सेट बनता है, उसके अवयवों को करली ब्रैकेट में कॉमा लगा के सेपरेट करके क्लोज कर देते हैं, और उसके रिप्रेजेंटेशन को और भी मेथड से अप्लाई करते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट के गुण के आधार पर हम उसको क्या करते हैं कि अलग अलग कैटेगराइज करके हम उसका रिप्रेजेंटेशन वाला कार्य करते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मेथड से भी हम उसको लिखते हैं, गुण विधि से लिखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि सम इम्पॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर। जी हाँ, नंबर्स के विषय में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है सेट थ्योरी में खास करके। तो यदि आपको ये लगेगा कि नंबर्स के विषय में जानकारी लेना आवश्यक है, तो मैं क्या करूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर्स से संबंधित, मीन्स नंबर थियरी से संबंधित, उससे एक वीडियो उस पर अटैच करवा दूंगा। आप उसको वहाँ से आसानी से जान पाएंगे, सीख पाएंगे। क्योंकि बिना नंबर्स की जानकारी के, बिना नंबर के क्वालिटी को जाने, हमें सेट थियरी को पढ़ना थोड़ा असहज लगेगा, मतलब आसान सा नहीं लगेगा। इसीलिए नंबर का जो रोल होता है सेट को पढ़ने में बड़ा ही हमारे लिए अहम होता है, मुख्य होता है। इसलिए आप नंबर्स के विषय में जानकारी रखेंगे। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राकृतिक संख्याएं जहां से 1 2 3 से शुरू होती हैं, जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, ठीक है ना। होल नंबर 0 1 2 3 रेशनल नंबर है आपके लिए। वैसे ही अन्य नंबर्स की जानकारी के लिए आपको इसकी बेहतर जानकारी होनी चाहिए नंबर थियरी, नंबर सिस्टम में। अब डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट, मीन्स सदस्यों, एलिमेंट्स की संख्या के आधार पर हम इसको डिफरेंट टाइप में सेट्स को कहेंगे कि ये किस प्रकार का सेट्स है। तो इसमें जैसे नल सेट हो गया, जिसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, सिंगलटन सेट हो गया, देख पा रहे हैं आप। तो विभिन्न प्रकार के जो सेट होते हैं, इसमें हम जानकारी हासिल करेंगे। और तो और इसी सेट्स के दौरान हम एक और भी अध्ययन करेंगे, जो कि होगा सबसेट। सबसेट की मैं बात कर लूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ सेट थियरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेट थियरी में। सेट सबसेट को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम सबसेट के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, यहीं पर हम यह भी सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसके भी बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। कहाँ से, सबसेट से। और यहीं पर हम ये भी जानकारी करेंगे कि आखिर पावर सेट क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसेट जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे अध्ययन के दौरान, इसीलिए हम इसको काफ़ी सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और तो और एक बात और भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम इसी सबसेट के दौरान क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम भी पढ़ेंगे।
ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है कि यह एक ऐसा डायग्राम होता है जो क्रिटिकल से क्रिटिकल प्रॉब्लम को काफ़ी इजी वे में उसको क्या कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है और उसका हम आंसर आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो इसीलिए हम इसके दौरान वेन डायग्राम का भी अध्ययन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जैसे जब हम इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर पढ़ेंगे, मतलब कि अंतराल के विषय में जब हम जानकारी पढ़ेंगे जो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा, तो इसके दौरान जब हम पढ़ेंगे इंटरवल के विषय में तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी जानकारी इंटरवल्स के विषय में भी लेनी पड़ेगी, और तो और कभी कभी लेंथ ऑफ इंटरवल के विषय में भी जानकारी लेना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है सेट थ्योरी के अंतर्गत ऑपरेशन ऑफ सेट्स। जरा ध्यान दीजिए, जैसे आप क्या करते हैं अन्य मैथमेटिक्स में एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि यह मैथमेटिक्स थोड़ा हटकर है तो इसमें भी ऑपरेशन संक्रियाएं इसमें भी की जाएंगी, जो क्या होंगी, जैसे इसमें आपको क्या करना है कि दो सेट्स के सदस्यों को आपस में मिलाना है, उनका डिफरेंस करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के सेट्स को हम पढ़ेंगे, जैसे कि यूनियन करना, जैसे कि इंटरसेक्शन करना, डिफरेंस फाइंड आउट करना, या इसमें हम एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट करना, देख पा रहे हैं आप, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। इस प्रकार के जो एस्पेक्ट हैं हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। और तो और डियर फ्रेंड्स, हमारे दैनिक जीवन में इस सेट्स का क्या एप्लीकेशन है, उसका कहाँ कहाँ उपयोग है, उसकी सहायता से हम क्या क्या और भी जानकारी हासिल कर पाते हैं, क्योंकि सेट से आज की आधुनिक दुनिया में, आधुनिक मैथमेटिक्स में बड़ा ही इसका रोल बढ़ जाता है। इसीलिए सम इम्पॉर्टेंट्स रिजल्ट्स हैं ऐसे परिणाम जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट्स, जो क्या होता है कि एक हम जब टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, इसके दौरान हम ये भी पढ़ेंगे कि जैसे कि फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, यूनिवर्सल सेट। तो जब हम एक फाइनाइट सेट के विषय में जानकारी हासिल कर लेंगे तो जो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है उस पर कुछ क्या होता है कि महत्वपूर्ण रिजल्ट्स होते हैं, मीन्स दिए गए कुछ ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका सलूशन भी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। और तो और डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्टेजियन प्रोडक्ट भी करेंगे। कार्टेजियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन करेंगे हम समुच्चय के सदस्यों के मध्य। तब हम ऐसा क्यों करेंगे, क्यों आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि कार्टेजियन जब प्रोडक्ट करेंगे, कार्तीय गुणन करेंगे और सदस्यों के मध्य, दो समुच्चय के सदस्यों के मध्य, तब हमको ज्ञान हो पाएगा किसका, रिलेशन का। तब हम रिलेशन को डिफाइन कर पाएंगे, वह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। याद रखिए कि आपको एक ही क्लास में यह सब कुछ क्या हो पाएगा कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको हमारी अन्य क्लासों में भी हमारे साथ बने रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं अभी आपके लिए क्या करता हूं कि शुरू कर देता हूं कि आखिर हम सेट की हमें ज़रूरत क्यों है, सेट की जो कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं सेट को। तो याद रखिए कि जो सेट है इसका सर्वप्रथम सूत्रपात क्या किया कि जैन गणितज्ञों ने किया, वो भी 11वीं शताब्दी के में, 11वीं शताब्दी में उन्होंने इसका सूत्रपात कर दिया था। बट क्या हुआ, समाज के सामने इसका अनुप्रयोग, समाज के सामने एक सेट का अनुप्रयोग क्या किया कि 19वीं शताब्दी के अंत में जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करते समय उसके अध्ययन के दौरान कब किया था, कब रखा समाज के सामने, 1845 टू 1918 में। तो इसलिए जो सारा श्रेय है जॉर्ज कैंटर को ही जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो संपूर्ण मैथमेटिक्स है
अर्थात मैथमेटिक्स की जो विभिन्न शाखाएं हैं उसमें सेट का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और जो संपूर्ण मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स में और आधुनिक मैथमेटिक्स के बीच क्या है कि सेट थियरी के द्वारा ही जाकर आधुनिक मैथमेटिक्स का अधिक से अधिक विकास हो सका। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अब आपको अवगत करा देता हूं कि कंसेप्ट ऑफ सेट, कंसेप्ट ऑफ सेट की बात हम करते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ सेट की बात करने के दौरान हम क्या होता है कि ये जानते हैं कि जो समुच्चय की संकल्पना है कोई नई बात नहीं है। हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन की भाषा में, मतलब बोलते चालते कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि समुच्चय का उच्चारण कर ही लेते हैं। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कभी कभी कहा जाता है कि डिनर सेट, ध्यान दीजिए कौन सा सेट, लोग बोलते हैं अक्सर प्रायः कि डिनर सेट, या ज्योमेट्री बॉक्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका सेट। ध्यान दीजिए इसका भी अभी कभी जिक्र हो जाता है कि ज्योमेट्री बॉक्स में आने वाला कौन सा कि इंस्ट्रूमेंट का सेट। और तो और हम आपके लिए ये भी कह दें कि जैसे कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थियों का सेट, या कह दें कि क्रिकेट टीम, तो इन सब से क्या होता है, इन सब से किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी कलेक्शन अर्थात समूह का ही बोध होता है। तो ये रही आपकी कंसेप्ट ऑफ सेट, यही है एक सेट की संकल्पना, उसकी अवधारणा। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट एस्पेक्ट की सेट थियरी के अंतर्गत। तो डियर फ्रेंड्स, हमें अभी इंट्रोड्यूस किया सेट का, कंसेप्ट क्लियर की उसकी, और अब हम बात करते हैं डेफिनीशन ऑफ सेट की। किस कलेक्शन को, किस संग्रह को, किस ग्रुप को हम एक सेट की संज्ञा देते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, वह कलेक्शन, वह सेट जो कैसा हो, वेल डिफाइंड हो। ध्यान दीजिए, कौन सा कलेक्शन एक सेट को प्रदर्शित करता है? तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ थिंग्स और ऑब्जेक्ट का, वो होता है एक सेट। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका होना चाहिए, थिंग्स का अथवा ऑब्जेक्ट का। तो जो वेल डिफाइंड, कहने का अर्थ वेल डिफाइंड का ये होता है कि यह कलेक्शन किस प्रकार का होना चाहिए, ये कलेक्शन डेफिनिट होना चाहिए, डेफिनिट। और तो और यह कलेक्शन डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अर्थात वह कलेक्शन जो कैसा हो, सुनिश्चित हो, सुनिश्चित, और सुनिश्चित के साथ साथ वह कलेक्शन की कैसा भी हो, सुस्पष्ट हो। ध्यान दीजिएगा, इस डेफिनिट और डिस्टिंक्ट का बड़ा ही महत्व है, इसलिए आप इसको जरा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे कि वस्तुओं का वह कलेक्शन जो क्या हो, पूर्णतः क्या हो, परिभाषित हो, पूर्णतः परिभाषित हो, सुस्पष्ट हो। अब इसको जरा और बारीकी से समझते हैं, तो जैसे हम ये भी कह सकते हैं, ए सेट इज अ कलेक्शन, ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट आर डिस्टिंग्विशेबल थिंग्स और ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान दीजिए, हमें भी कह सकते हैं कि वस्तुओं का, चीजों का वह संग्रह, वह समूह जो क्या होना चाहिए, जो सुनिश्चित और सुस्पष्ट होना चाहिए। मैं आपको डेफिनिट की बारी बता देता हूं। जो डेफिनिट यहां लिखा गया है कि कौन, इसका क्या अर्थ है, तो
सुनिश्चित का अर्थ ये होता है कि हम यह बता सकें, यह कह सकें कि उक्त कलेक्शन में, अर्थात जिससे वो कलेक्शन बना, वह वस्तु उस कलेक्शन में उपस्थित है अथवा नहीं है। इसका मतलब होता है सुनिश्चित होने से। ठीक। और सुस्पष्ट का मतलब क्या होता है कि सुस्पष्ट का मतलब होता है कि जो वस्तु है दो अथवा दो से अधिक नहीं है, अर्थात उस कलेक्शन में, उस सेट में, उस संग्रह में वह वस्तु क्या है, दो अथवा दो से अधिक बार नहीं है। इसका अर्थ होता है डिस्टिंक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि जब हम यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं डिस्टिंक्ट और डेफिनेट, तब सेट का जो क्षेत्र है वो और भी व्यापक हो जाता है। व्यापक का अर्थ ये होता है कि जैसे भौतिक वस्तुओं के साथ साथ हम क्या करते हैं कि जैसे शब्दों का, ठीक, भौतिक वस्तुओं के साथ साथ शब्दों, जैसे संख्याओं का, चिन्हों का, अक्षरों का इत्यादि का क्या करते हैं, या मनुष्य के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विचारों का, उनकी भावनाओं का कई प्रकार का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो जैसे अभी चिन्हों की बारी आई, वस्तुओं का कलेक्शन आया, शब्द हो सकते हैं, अक्षर, इन सबको हम एक किसकी संज्ञा दे सकते हैं, एक सेट की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, याद रखिए कि एक जो सेट होता है ये क्या होगा कि क्वांटिटिव होगा, ये क्वालिटेटिव नहीं होगा। इसका मैं अर्थ बता दूं आपको कि जहां पर क्वांटिटी बेस होगा वहां पर एक सेट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जहां पर क्वालिटी विशेष आ जाएगा वहां पर एक सेट क्रिएट नहीं हो पाता। जैसे मैं कह दूं कि क्लास में पढ़ने वाला सबसे बुद्धिमान छात्र, ध्यान दीजिए, अब मैं क्वालिटी की बात करने लगा, सबसे बुद्धिमान छात्र, तो जो सबसे बुद्धिमान शब्द है ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस बच्चे को हम सबसे बुद्धिमान मान रहे हैं वो हमारे अनुसार बुद्धिमान है, परंतु हो सकता है वो दूसरे के आधार पर, दूसरे के अनुसार बुद्धिमान ना हो। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब जैसे मैं और भी बात कर लेता हूं कुछ एग्जाम्पल के साथ। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि ए सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल थिंग्स, अर्थात वस्तुओं का जो संग्रह होता है वो कैसा होना चाहिए, सुस्पष्ट, और कैसा होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। ऐसा संग्रह क्या होता है, एक सेट को डिफाइन करता है। तो अब क्या होता है कि सेट का, अभी मैंने बताया कि क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है, कि जैसे इसमें शब्दों, चिन्हों, अक्षरों, मनुष्य के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विचारों आदि का अध्ययन सेट थ्योरी के अंतर्गत किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप किस संग्रह को, किस कलेक्शन को, किस ग्रुप को एक सेट कह पाएंगे, उसको डेफिनेशन के अंतर्गत आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अंग्रेजी, जैसे देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह। आप देख पा रहे हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला मीन्स अंग्रेजी का जो एक अल्फ़ाबेट होता है उसके अंतर्गत कौन से लेटर, जो वावेल्स होंगे, आप इसको अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यह बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु, कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द, कौन सा चिन्ह इसके अंतर्गत लिया गया है। तो मैं बात कर लूँ, जैसे यदि यहाँ पर स्वर अक्षरों की बात किया गया है तो इसमें आप कहेंगे जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। देखा आपने अभी इसको, अभी मैं नोटेशन नहीं बता रहा आपको, सिर्फ अवगत करवा रहा हूँ कलेक्शन का। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को आपने अच्छे से पहचान लिया। अभी उसमें पढ़ा गया कि डेफिनेट का मतलब है कि कौन कौन सी वस्तु उसमें है, और वह वस्तु क्या है कि दो से अधिक बार नहीं आई। तो ए, आप ए को जानते हैं, कहाँ से ए लाए, अंग्रेजी वर्णमाला से लाए। आई, ई, ओ, यू सबको आप पहचानते हैं। तो ये क्या होता है, डेफिनिट रूप से, निश्चित रूप से
यह एक संग्रह को क्या करता है, क्रिएट करता है, डिफाइन करता है। इसलिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का जो संग्रह है एक समुच्चय है, एक सेट है। सेकंड की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह। तो डेफिनेट निश्चित रूप से आप स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह कलेक्ट कर सकते हैं। उसके कलेक्शन को आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आखिर स्वतंत्र भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं। तो इसलिए जब इतना ये सुनिश्चित हो गया, ये डिस्टिंक्ट हो गया, ये डेफिनिट हो गया, तो निश्चित रूप से यह संग्रह भी एक सेट कहलाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह। जरा ध्यान दीजिए, यह जो स्टेटमेंट लिखा गया है, ध्यान दीजिए, यह एक सेंटेंस है। वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सेंटेंस होता है और जो स्टेटमेंट होता है, थोड़ी सी जानकारी अलग से, सेंटेंस और स्टेटमेंट में बड़ा डिफरेंट होता है। जो स्टेटमेंट होता है वो सबके लिए लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, सबके लिए लागू होता है। और सेंटेंस जो होता है वो पर्टिकुलर होता है। जैसे मैं आपसे कुछ कहूँ, कुछ आप हमसे कहें, तो ये क्या है, यह सेंटेंस मीन्स वाक्य है। वाक्य जो होता है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे एक कंप्लीट सेंस मिलता है। और हालांकि स्टेटमेंट भी उन्हीं में है, लेकिन ये क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, जो एक व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता है। जैसे अभी कोई नेचुरल फिनोमेना हो, मीन्स प्राकृतिक कोई ऐसे घटना हो, तो ये किसी एक के लिए लागू नहीं होगी, ये सबके लिए लागू होगी। जैसे यदि प्रधानमंत्री के द्वारा आपके किसी देश पर कोई लागू किया जाता है कुछ सूचना, तो ये क्या होता है, किसी एक पर लागू नहीं होता, ये सभी पर लागू होता है। या मैं और बात कर लूँ, जैसे मैं कह दूँ कि द सन क्या होता है कि सेट इन द वेस्ट, सूर्य जो होता है वो पश्चिम में क्या करता है कि वहाँ पर अस्त होता है। और मैं यही कह दूँ द सन सेट्स इन द ईस्ट, तो ये भी क्या है, ये भी एक क्या है, स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये गलत है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट है वो गलत भी होता है और वो सही होता है। और सेंटेंस, चूँकि हमें एक सेट को परिभाषित करने के लिए सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इस सेंटेंस की बात हम करते हैं कि प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह। तो जो प्रथम 4 धन अभाज्य पूर्णांक हैं, इनको आप अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो पूछा जाए कि वो कौन प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांक हैं, तो वो अभाज्य होने चाहिए। इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। तो सेट थ्योरी के नंबर सिस्टम के अंतर्गत कि जो धन पूर्णांक हैं वो भी अभाज्य हैं। तो एक तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, वो एक विषम संख्या है। इसलिए 2, 3, 5, 7 देख पा रहे हैं आप, ऐसे पूर्णांक जो क्या होते हैं, खुद से विभाजित होते हैं, अर्थात एक के अलावा और उसका कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता इन दोनों के अलावा। तो ये होता है। अब इसको आपने पहचान लिया, डिफाइन कर दिया, तो इसीलिए यह भी क्या है, यह एक सेट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे समीकरण x² - 3x + 2 = 0 है, इसके मूलों का संग्रह। तो निश्चित रूप से यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें जो क्या होता है कि वैल्यू ऑफ x आएगी ही आएगी। तो जो इसका शून्यक होगा उसको आप ज्ञात कर पाएंगे और बता पाएंगे कि हाँ यही इसका क्या है, मूल है, यही इसका हल है। तो इसलिए यहाँ पर भी सुनिश्चित हो जाता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है। इसीलिए यह भी क्या है, यह भी एक सेट को डिफाइन करता है। अब हम बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल की, संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल में सेट को डिफाइन करने के दौरान कि क्लास में सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट अर्थात विद्यार्थियों का संग्रह। तो अब बताइए कि जब अब आप कहेंगे कि क्लास में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, तो कोई बताइए, कोई कहेगा कि नहीं मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, सब लोग अपना हैंड्सअप कर लेंगे, मैं बुद्धिमान हूँ मैं। तो क्या होता है, ये क्या होता है कि क्वालिटी बेस है, क्वांटिटी बेस नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या दर्शाया गया है, सबसे खतरनाक। यहाँ पर जो खतरनाक है वो क्या है,
क्वांटिटी बेस नहीं है, ये क्वालिटी बेस आ रहा है, गुण का आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर गुण से संबंधित कोई स्टेटमेंट आएगा, सेंटेंस आएगा, वहाँ वह एक सेट को डिफाइन करने में सक्षम नहीं होता है, इसीलिए ऐसा संग्रह कभी भी एक सेट को नहीं बना पाएगा। तो देखिए इसमें लिखा संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, या इसमें जो शब्द आया सबसे खतरनाक, या क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, या डिस्टिंक्ट नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसीलिए इसका संग्रह बनाना संभव नहीं। जब यह संग्रह संभव नहीं है तो इसलिए यह एक सेट को डिफाइन नहीं करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अब मैं आपको डिफाइन करता हूं कि आखिर नोटेशन ऑफ ए सेट क्या होता है। अच्छा, याद रखिए कि हमारे आगे आने वाली वीडियो में भी आप क्या करेंगे, ऐसे आस्पेक्ट जो इसका दिया गया एक शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। तो हम बात करते हैं नोटेशन ऑफ अ सेट की। हम नोटेशन की बात करते हैं, अर्थात संकेतन की बात करते हैं। किसी संग्रह में उपस्थित जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे हम एक समुच्चय की तरह नोटेट कर पाएंगे, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो समुच्चयों का संग्रह होता है, अर्थात बनने वाले प्रत्येक संग्रह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कैपिटल लेटर मीन्स A, B, C, या हम इसको X, Y, Z कह सकते हैं। देखा आपने अभी। तो क्या होता है कि किसी संग्रह को, किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए क्या करते हैं कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं, जिस किसी कलेक्शन को बनाने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, या जो लोग उस कलेक्शन को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, उसको हम, उन लोगों को क्या कहते हैं कि उस कलेक्शन का सदस्य बोलते हैं। उस कलेक्शन का उसको क्या बोलते हैं, सदस्य, अर्थात एलिमेंट बोलते हैं उसको, उसका सदस्य बोलते हैं, उसको उसका अवयव बोलते हैं। तो किसी समुच्चय के संग्रह में उपस्थित एलिमेंट को अर्थात सदस्य को दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c या स्मॉल x, y, z। देखा आपने। जैसे अभी एक संग्रह आ गया था एग्जाम्पल में कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो स्वर अक्षर है वह एक कलेक्शन को इंडिकेट करता है, अर्थात वह क्या हुआ, उसका अवयव हुआ, उसका कलेक्शन का सदस्य हुआ। तो सदस्यों को स्मॉल लेटर से हम दिखाएंगे और उस बनने वाले संपूर्ण कलेक्शन को इसमें से किसी कैपिटल अक्षर से दिखाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया A इज इक्वल टू, इस प्रकार से करली ब्रैकेट में A, E, I, O, U। अब इस पर बात मैं करता हूँ कि किसी कलेक्शन को दर्शाने के लिए अभी हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब जो A है वह एक सेट है। और किनका सेट है ये, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का सेट है। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के जो ये कौन कौन है, ये सब क्या हैं, इसके अक्षर हैं। तो अक्षर जो हैं इस A के क्या हो गए, सदस्य हो गए, इसके क्या हो गए, सदस्य हो गए। और इन सदस्यों को हमेशा हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और एक नोटेशन में किसी कलेक्शन को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं कि मझले कोष्ठक अर्थात करली ब्रैकेट में सदस्यों को कामा लगा लगा करके मात्र एक बार लिखते हैं। याद रखिए कि सदस्यों की क्या है कि एक से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। और तो और हम क्या करते हैं कि कलेक्शन में क्या करेंगे, किसी भी सदस्य को किसी भी स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि इसमें उसके स्थान परिवर्तन का कोई महत्व नहीं होता, वो तब भी एक कलेक्शन ही होगा। तो अक्षर जो होता है स्मॉल लेटर से इसको लिखा जाता है, दर्शाया जाता है। और अब क्या हम बात करते हैं कि
हम ये कैसे दिखा पाएंगे कि ये जो स्मॉल वाला ए है इस कैपिटल ए का एक सदस्य है, अर्थात स्मॉल ए वह अवयव वह सदस्य इस कैपिटल ए अर्थात इस सेट इस कलेक्शन का एक सदस्य है। तो जी हाँ, वो क्या होता है उसको दर्शाने के लिए एक यूनानी अक्षर का इस्तेमाल किया जाता है और वो यूनानी अक्षर वह प्रतीक कुछ इस प्रकार का होता है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं। हालांकि हम यहाँ पर इसका अर्थ ये जानेंगे सिर्फ बिलोंग्स टू से, मतलब यदि हमें दिखाना हो कि यह स्मॉल ए इसका एक सदस्य है तो हम इसको ऐसे लिख पाएंगे, स्मॉल ए इसको कहेंगे बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देखा आपने, या हम इसको लिख पाएंगे स्मॉल आई बिलोंग्स टू कैपिटल ए, अर्थात स्मॉल ए इस संग्रह में सम्मिलित है या इस संग्रह का एक सदस्य है, अवयव है, इसका यह अर्थ होता है। यदि कहीं ऐसा हो जाए जैसे ये आ जाए और ऐसे लिखा रहे तो हम इस पर पहले विचार करेंगे कि यह सदस्य, यह अवयव, यह एलिमेंट इस कलेक्शन में सम्मिलित है कि नहीं है। तो यह जो सिंबल है, यह प्रतीक है, हमको इम्प्लाइज करेगा कि ये है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि इस कलेक्शन में डी है ही नहीं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो डी है इस कलेक्शन अर्थात सेट ए का एक सदस्य नहीं है। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो इसका अर्थ हो गया कि ये स्मॉल डी डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए, अर्थात यह डी इस कलेक्शन में उपस्थित नहीं है। यह क्या होता है, नोटेशन ऑफ अ सेट होता है। और डियर फ्रेंड्स, अब इसके पश्चात आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। तब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे जो एक सेट थ्योरी का अलग अलग शेड्यूल बना के, स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको दिखाया, उन समस्त में जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट और उसमें जो होता है थ्योरम ऑन सेट, सब सेट और उसमें सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, इन सब के साथ उपस्थित होंगे। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे साथ ऐसे तैयारी में बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।